हमारे वीडियोस देखने के लिए सर्च कीजिए द सोशल ट्रिगर, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द सोशल ट्रिगर टॉक्स में स्वागत है। अभी आप सभी ने जैसे सुना, बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कहा कि ये कॉन्फ्लिक्ट रुकने का नाम नहीं लेगी और हम लगातार फायरिंग करते रहेंगे। लेकिन क्या आप सभी ने सोचा है कि इस कॉन्फ्लिक्ट का मेन रीज़न क्या है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में भी कि कैसे अलग अलग देश जो है वो टेरिटरी को लेकर लड़ते हैं। ऐसे ही एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट ही है इजराइल और पैलेस्टीन के बीच। लेकिन ये डिस्प्यूट किस चीज़ को लेकर है? दोस्तों, ये डिस्प्यूट है जेरूसलम को लेकर। जी हाँ दोस्तों, इजराइल और पैलेस्टीन दोनों ही अपने अपने तर्कों से नहीं, बल्कि दोनों ही अपने अपनी फायरिंग के ज़रिए ये जताना चाहते हैं कि ये पूरा जेरूसलम एरिया जो है वो उनका है। तो दोस्तों, रिलीजन्स के लिए, तीनों रिलीजन्स के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्रिश्चियंस के लिए, जैसे कि आप जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ प्लेस था जेरूसलम। अब दूसरी अगर हम बात करें ज्यूस की, तो ज्यूस के लिए जगह इसलिए सेक्रेड है कि ज्यूस के 1000 BC में राजा हुआ करते थे किंग डेविड, जिनका एक बेटा था सोलोमन। उन सोलोमन ने यहाँ पर एक टेम्पल बनवाया था जो अभी भी जेरूसलम का फर्स्ट टेम्पल माना जाता है। तो उसी सोलोमन और किंग डेविड के बाद जेरूसलम जो है वो ज्यूस के लिए बहुत ही एक सेक्रेड प्लेस बन गया। अब मुस्लिम्स के लिए जगह इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कुरान के अकॉर्डिंग, जैसा मुस्लिम्स कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद जो थे वो यहीं से असेंडेड टू द हेवन। सो ये रीजंस हैं कि तीनों रिलीजन्स के लिए जेरूसलम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। 13 अप्रैल को यानी रमज़ान के पहले दिन, जो मुस्लिम्स के लिए काफ़ी ऑस्पिशियस डे भी है, और उस दिन जो है वो इज़राइल में मेमोरियल डे भी सेलिब्रेट किया जा रहा था। तो उस दिन इज़राइल के कुछ ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिशियल्स, एक अल कुद्स नामक मॉस्क में घुसकर पैलेस्टीनियंस को परेशान करने लगे और वहाँ पर मौजूद लाउड स्पीकर्स और ब्रॉडकास्ट प्लेयर्स की तारें भी काट दी। अब उस प्लेस के, उस मॉस्क के जस्ट नीचे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेमोरियल डे था, तो जाहिर सी बात है एक स्पीच रिसेशन चल रहा था। वहाँ पर जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो स्पीच दे रहे थे। तो उस स्पीच के दौरान वहाँ इजरायली ऑफिशियल्स ने, उनके इजरायली गार्ड ऑफिशियल्स ने प्राइम मिनिस्टर के ये सोचा कि ये जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, और उसके बाद वही हुआ जो सालों से वहाँ होता आ रहा है। जो गाज़ा स्ट्रिप का मामला है दोस्तों, वो बिल्कुल ही अलग है। वहाँ पर पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट तक का भी कोई कंट्रोल नहीं है, यानी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का पूरा कोई कंट्रोल नहीं है। वहाँ पर एक अलग ही मिलिटेंट ग्रुप या पॉलिटिकल पार्टी का राज है, हमास का। ग्लोबली देखें तो यूएस, इजराइल, ईयू और जापान इस हमास ग्रुप को टेररिस्ट ग्रुप मानते हैं। लेकिन अगर हम चाइना, रशिया, टर्की, ईरान और नॉर्वे की बात करें तो ये जो है इस हमास ग्रुप को टेररिस्ट नहीं मानते। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 19th सेंचुरी में इंडिपेंडेंट स्टेट्स की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। 1800 से 1900 के पीरियड के दौरान ज्यूस जर्नलिस्ट थियोडोर हेजरी ने एक ज्यूस के लिए स्पेशल इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने का सोचा, यानी उनको स्टेटहुड देने का डिसाइड किया और दिया भी। तभी से उनको फादर ऑफ जियोनिज्म भी कहा जाता है। ऑटोमन एम्पायर के रूल के दौरान जूस, क्रिश्चियंस और मुस्लिम से तीनों रिलीजन बहुत ही आसानी से एक पीसफुल लाइफ जीते थे। तीनों रिलीजन साथ रहते थे। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऑटोमन एम्पायर का एंड आया, तब इस ऑटोमन एम्पायर के बाद ब्रिटिशर्स ने पैलेस्टीनियन टेरिटरी को पूरी तरीके से कब्जा कर लिया, और पैलेस्टीनियन टेरिटरी को इसी कब्जे करने के प्रोसेस को उन्होंने ब्रिटिश मैंडेट का नाम दिया।
जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर अपना रूल करना शुरू किया तब ब्रिटिशर्स ने इन तीनों रिलीजन्स के 3 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बनाने की बात छेड़ी, और जैसे ही ये इंस्टीट्यूशंस बनाने की बात सामने आई, धीरे धीरे इन तीनों रिलीजन्स में डिवाइड बढ़ता गया। यानी ब्रिटिश मैंडेट की वजह से ये तीनों रिलीजन्स में जो डिवाइड है वो इंक्रीज होता है। इस ब्रिटिश मैंडेट का शायद एक फ़ायदा भी था। इस ब्रिटिश मैंडेट का ज्यूस के लिए फ़ायदा ये था कि जो फादर ऑफ जियोनिज्म थे थियोडोर, उनका जो सपना था इंडिपेंडेंट स्टेटहुड का वो पूरा होने जा रहा था कहीं ना कहीं। कैसे? ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश मैंडेट के ज़रिए एक बैलफोर डिक्लेरेशन को अनाउंस किया। इस डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग जितने भी यूरोपियन ज्यूज थे उनको जो है वो यहाँ पर माइग्रेट करना, इमिग्रेट करना शुरू किया। तो इमिग्रेशन के ज़रिए जितने भी यूरोपियन ज्यूज थे वो यहाँ पर आने शुरू हुए। तो ऐसे तरीके से जो बैलफोर डिक्लेरेशन था उनका ज्यूज को लेकर शायद थोड़ा फ़ायदा भी हुआ। लेकिन इस डिक्लेरेशन का एक नुकसान ये था कि ये पैलेस्टीनियन ज्यूज नहीं थे, ये यूरोपियन ज्यूज थे। तो पैलेस्टीनियन ज्यूज और यूरोपियन ज्यूज के बीच में बहुत बड़ा अंतर आ गया था। इनके कल्चर का, रहने का, बात करने का तरीका, हर चीज़ डिफरेंट थी। लेकिन धीरे धीरे इस 1917 का जो डिक्लेरेशन था ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं पैलेस्टीनियन और यूरोपियन ज्यूज के बीच में एक बॉन्डिंग लेकर आया, और कहीं ना कहीं इन्होंने 1936 तक आते आते एक पैलेस्टीनियन नेशनलिज्म को डिक्लेयर किया, और इसकी शुरुआत धीरे धीरे होने लगी, जिसका नतीजा था एक ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट। जिन्होंने बॉलफोर डिक्लेरेशन को लाया था उनके खिलाफ रिवोल्ट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रिवोल्ट जो था वो अनसक्सेसफुल रहा। इसी इंडिपेंडेंट स्टेटहुड को लेकर जो है 1948 में अरब नेशंस और इजराइल के बीच में एक वॉर हुई। 9 महीने तक लगातार ब्लडशेड के बाद, इस वॉर के बाद ये डिक्लेयर किया गया कि इजराइल का एक स्टेटहुड होगा, और उस दिन यानी जब ये वॉर ख़त्म हुई उस दिन इजराइल ने उस दिन को अपना स्टेटहुड डे बनाया, और पैलेस्टीनियंस उस दिन से उसको एक डार्क डे के नाम से जानते हैं। एक दिन 1987 में द फर्स्ट पैलेस्टीन इन्फिडेटा की शुरुआत हुई, यानी रेबिलियन की शुरुआत हुई। इन लोगों ने जो है एक अपना रेबिलियन ग्रुप क्रिएट किया और रेबेल करना शुरू किया 87 में। और इसी रेबिलियन का स्टार्टिंग पॉइंट यानी इसकी शुरुआत थी गाजा स्ट्रिप। ये गुस्सा तब इतना ज़्यादा बढ़ गया जब एक कार एक्सीडेंट में 4 इनके साथियों की मौत हो जाती है, और तब से लेकर अब तक ये क्लैशेस रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इन क्लैशेस का मेन कारण ये डेथ या वो कार एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि मैंने आपको पूरी हिस्ट्री में बताया कि इसका पीछे कारण क्या था। इसी 2002 में दूसरे रेवोल्यूशन से बचने के लिए इजराइल ने क्या किया? इजराइल ने वेस्ट बैंक में एक बैरियर खड़ा कर दिया, यानी पैलेस्टीन और इजराइल को अलग करने के लिए एक बैरियर खड़ा कर दिया गया, ताकि जो इन्फिडेटा हुआ पहला वो दूसरा ना हो पाए। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट इजराइल पैलेस्टीन का पूरा हिस्ट्री क्या था, इस कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री क्या थी, और मैंने आपको ये बताया कि अचानक इन दिनों ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों इतना इंटेंसिफाई हो गया। अब अगर हम बात करें कि आखिर में ये हमास को, इस ग्रुप को फंडिंग कहाँ से मिल रही है, तो दोस्तों इसका आंसर सीधा आंसर है कतर। कतर इज़ अ मेजर सपोर्टर ऑफ हमास। ये जो पूरा ग्रुप है, जो इसको कई लोग टेररिस्ट ग्रुप कहते हैं, कई मिलिटेंट ग्रुप कहते हैं, और ये अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं, तो इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने वाला कतर है दोस्तों। जी हाँ, कतर इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, और टर्की जो है वो इनके पॉलिटिकल रिलेशंस को लेकर इनको सपोर्ट करता है, और वेपन्स के लिए दोस्तों ये सपोर्ट लेते हैं ईरान से। जी हाँ दोस्तों, तो ये 3 कंट्रीज़ हैं जो इन हमास को सपोर्ट करती हैं फुल्ली।
एक तरफ दोस्तों जो कतर है वो उनको फुल्ली फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ जो इजिप्ट है, इजिप्ट इज़ ट्राइंग टू मिडल इन दिस कॉन्फ्लिक्ट एंड इज़ ट्राइंग टू क्रिएट अ ट्रूस कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जल्दी सॉल्व हो सके। अब इजिप्ट की ये पॉसिबिलिटी है कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकता है, क्योंकि इससे पहले 2014 में भी गाज़ा स्ट्रिप में ही जो फायरिंग हुई थी, जो वॉर के चांसेस थे, वो इजिप्ट ने ही रोके थे बीच में मेडल करके, ट्रूस करवा के। तो 2014 में दे वर सक्सेसफुल। और तो और कतर और इजिप्ट के रिलेशंस भी कुछ खास नहीं है। 2017 में यूएई ने मिलकर जो है वो कतर को टेररिज्म के सपोर्ट के चार्जेस को लेकर कतर के साथ अपने टाइज को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया था या सिवियर बना दिया था। तो इनके रिलेशंस भी अच्छे नहीं है कुछ ज़्यादा खास। दोस्तों जाते जाते मैं आपको दो चीज़ें कहना चाहूँगा। एक इज़राइल डिफेंस सिस्टम के ऊपर एक बहुत ही अच्छी और डिटेल्ड वीडियो जो है वो विश्वजीत सर ने क्रिएट करी है। विश्वजीत सर मेरे खुद के टीचर हैं, तो विश्वजीत सर की उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो के बाद वो ज़रूर देखिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और डिटेल में सर ने वो समझाया है कि वो इसराइली डोम सिस्टम जो है वो है क्या। एक और फैक्ट दोस्तों, क्या आपको पता है इसराइल नहीं, पैलेस्टीन की 2 से 4% यानी मैक्सिमम 2 से 5% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन ऑलिव से आता है। जी हाँ दोस्तों, पैलेस्टीन में ऑलिव ट्री बहुत ज़्यादा स्पेशल माना जाता है। तो ऑलिव के सारे प्रोडक्ट्स जो है वो 2 to 5% कंट्रीब्यूट करते हैं वहाँ की जीडीपी को।